उसके बाद आपका स्वागत है। नॉर्थ ईस्ट के 3 राज्यों के नतीजे मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड में काउंटिंग और तीनों राज्यों में बीजेपी गठबंधन की सरकार संभव है। त्रिपुरा में बीजेपी सरकार बनाने की तरफ या कहीं कि लगभग वहां बीजेपी की सरकार बनना है, यह तय है। नागालैंड में बीजेपी गठबंधन की सरकार बन सकती है, जबकि बीजेपी मेघालय में पूरे तरीके से सरकार बनाने की स्थिति में है। त्रिपुरा में बीजेपी खेमे में जश्न भी शुरू हो चुका है। त्रिपुरा में लेफ्ट और कांग्रेस दूसरे नंबर पर है। रुझानों में टिपरा मोथा ने शानदार प्रदर्शन किया। रुझानों में अगर बात की जाए तो मेघालय में किसी को बहुमत नहीं। 23 सीटों के साथ एनपीपी सबसे बड़ी पार्टी है। बीजेपी और टीएमसी के खाते में 5-5 सीटें आई हैं। मेघालय में बहुमत के लिए 31 सीटें जरूरी हैं। मेरी सहयोगी और दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर जुड़ गई हैं। अदिति, इन 3 राज्यों के परिणाम एक पॉलिटिकल नजर से अगर सोचा जाए तो जरा बताइए, क्या संकेत इस पूरे साल के लिए दे रहे हैं, क्योंकि इस पूरे साल में चुनाव ही चुनाव है। बीजेपी के मन में यही बात होगी कि जैसा आगाज होता है वैसा ही अंजाम होता है। और आज जब रात को 8 बजे आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर जीत का सेहरा कार्यकर्ताओं के सिर पर बांधेंगे, एक बार फिर कार्यकर्ताओं के साथ साथ नॉर्थ ईस्ट की जनता को धन्यवाद देंगे, तब ये बात नॉर्थ ईस्ट के अलावा पूरे देश में कही जाएगी कि जब 2023 का आगाज ऐसा है तो आप समझ लीजिए कि अंजाम कैसा होगा 2024 तक, क्योंकि जो नरेंद्र मोदी का टारगेट है वो 2024 है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए 2023 की शुरुआत नॉर्थ ईस्ट जैसी जगह पे अच्छी बढ़त, भले ही त्रिपुरा में सीटें कम हुई हों, लेकिन पर्दे के पीछे जिस तरीके से उनका, आपने कहा कि त्रिपुरा का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा, पीछे से कैसे जो रणनीतिकार हैं हेमंत बिश्व शर्मा, उन्होंने पहले बात कर ली, संगमा से भी उनकी बातचीत चल रही है। तो भारतीय जनता पार्टी को ये भी पता है कि किस समय छोटे भाई की भूमिका में किस राज्य में रहना है, किस समय बड़े भाई की भूमिका में आना है, किस समय सरकार में और संगठन के विस्तार में रहना है, और किस समय वही गठबंधन जो साथ हाथ से हाथ मिला के साथ चला था, उस गठबंधन को तोड़ना भी है और उस पार्टी को खत्म करके राज्य से बाहर भी करना है। अब कहते हैं कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर एंड पॉलिटिक्स, तो ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है, क्योंकि जाहिर तौर पे भारतीय जनता पार्टी मानती है कि रीजनल पार्टी जो हैं वो क्षेत्रीय शत्रप भले ही है, लेकिन फिर वो जो बड़ी पार्टीज हैं, राष्ट्र पार्टी है, उनको ग्रो नहीं करने देती है और उनके बड़े अड़चन होती है। लेकिन कई बार जहां पर आपको खुद का संगठन खड़ा करना है, महाराष्ट्र की बात कर लें, वहां पर आप, या पीडीपी जम्मू कश्मीर में भी जब संगठन खड़ा करना था तो आपने पीडीपी के साथ समझौता किया। लेकिन अब यही बात कांग्रेस के लिए गलत हो गई। देखिए, पहली चीज, भारतीय जनता पार्टी के जो भी नतीजे आए उसमें साफ साफ ये विजेंद्र नजर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंकी। एक बार फिर पार्षद चुनाव हो या देश के चुनाव, भारतीय जनता पार्टी ऐसे चुनाव लड़ती है कि ये आखिरी चुनाव है, और ये फिर देखने को मिला। अमित शाह पहुंचे, जेपी नड्डा पहुंचे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, अनुराग ठाकुर पहुंचे, से लेकर तमाम लोग जिनको हो सकता है या नहीं हो सकता, वहां के लोग जानते हो या नहीं जानते हो, लेकिन इम्पैक्ट आया। यहां तक कि विजेंद्र, आप ये जरूर नॉर्थ ईस्ट के अलावा के इलाकों में ये बात होती थी कि आदिवासी कार्ड खेलने से गुजरात में फायदा मिला, राजस्थान पे मिलेगा, उड़ीसा में मिलेगा, तमाम देश में मिलेगा। लेकिन वहीं कई ऐसी बार जब मैं भी वहां पर पहुंची तो वहां पर ये मिला कि लोग जो देश के राष्ट्रपति हैं उनसे, आदिवासी इलाके के लोग या आदिवासी लोग उनसे कनेक्ट नहीं करते। और यही वजह है कि त्रिपुरा का परफॉर्मेंस इतना अच्छा रहा, और यही वजह है कि पर्दे के पीछे हेमंत बिश्व शर्मा, त्रिपुरा के जो नेता हैं, त्रिपुरा के जो हेड है, उनसे बातचीत कर रहे हैं। तो आप ये भी समझ लीजिए कि इतनी बड़ी राजनीतिक, कहा जाता है कि बहुत बड़ा गेम चेंजर है आदिवासी महिला का राष्ट्रपति बनना, अगर इसको राजनीतिक तरीके से देखें तो नॉर्थ ईस्ट के लोग अभी भी कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, वो नहीं जानते थे। लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी का कारपेट बॉम्बिंग, वहां पर उस वेशभूषा में लोगों से बातचीत करना, कनेक्ट करना, और ये तमाम जो मेहनत की है जो कांग्रेस ने नहीं की, कांग्रेस नहीं दिखी। वहीं राहुल गांधी मेघालय पहुंचते हैं और टीएमसी के ऊपर निशाना साधते हैं कि आप तो बी टीम की तरह काम कर रहे हैं, और उस पर वो नाराज भी हुई। और ये वही टीएमसी है जिसके साथ आप 2024 में अपना दूरगामी लक्ष्य देख रहे हैं कि एकजुट होके। तो ऐसे में कांग्रेस को एक बार फिर इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा कि भले ही भारत जोड़ो यात्रा से रफ्त में आई हैं चीजें, लेकिन कार्यकर्ताओं का मनोबल अभी भी बढ़ा हुआ नहीं है। जनता
अब आज मैं तमाम लोगों को सुन रही थी कांग्रेस के, वो ये कह रहे थे कि ये कहना गलत होगा कि जो ये 3 राज्यों के चुनाव से कांग्रेस साइडलाइन हो गई, 3 राज्यों के चुनाव से 2024 का मैंडेट नजर आता है। तो ये अभी भी कांग्रेस कहीं ना कहीं, ठीक है आपको जवाब देना जरूरी है, लेकिन कांग्रेस को इंट्रोस्पेक्ट करना होगा कि हर एक चुनाव के नतीजे जनता का दिमाग भी सेट कर रहे हैं, हर एक चुनाव के नतीजे आपके कार्यकर्ताओं का मनोबल भी खत्म कर रहे हैं। लेकिन अदिति, समस्या ये है कि जिन प्रवक्ताओं को आप सुन रहे हैं उनको तो जिम्मेदारी ये दी गई है, और जिनको इंटरसेप्ट करना है, जिनको विश्लेषण करना है, वो विश्लेषण करने की स्थिति में नहीं है। अब इसको ऐसे ही समझिए ना, प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ, जेपी नड्डा, टॉप लीडरशिप इन तीनों राज्यों में लगातार यात्राएं कर रही थी, और एक ऐसा वक्त नहीं छोड़ा जब कोई ना कोई बड़ा नेता वहां नहीं था। और दूसरी तरफ कांग्रेस थी, वहां ढूंढने से बड़ा नेता नहीं मिल रहा था। ऐसा लग रहा था मानो जीत से, परिणाम से पहले ही वॉकआउट कर दिया हो। आप, मैं सब्जेक्ट पर रहकर भी सब्जेक्ट के अलग से आपको एक एग्जांपल दूंगी। कहते हैं ना, कान घुमा के पकड़ ला जी। जहां पर ना राहुल दिखे, ना प्रियंका दिखी, ना सोनिया जी गई, ना मल्लिकार्जुन खड़गे एक बार गए, जो ये बात है, ठीक उसी तरह देखिए अशोक गहलोत की योजनाओं का प्रचार प्रसार बीजेपी कांग्रेस कर रही है। ये भी मानती है कि हिमाचल में ओपीएस की वजह से कर्मचारियों ने वोट दिए। ये वही अशोक गहलोत है जिनका हाल ही का जो बजट आया, उस बजट की कई सारे ऐसे योजनाएं हैं जो अभी के अधिवेशन में दिखे। लेकिन वही अशोक गहलोत जो सोशल सिक्योरिटी की बात करते हैं, जिससे लोग उनसे जुड़ते हैं, उनका भाषण तक नहीं हुआ अधिवेशन में। भाषण हुए जिन लोगों का कोई अभी उस तरह का अस्तित्व नहीं है, जो लोगों से कनेक्ट नहीं कर पा रहे, वहां के खुद के कांग्रेसी लोग उनको नहीं पहचानते थे जो मंच पे थे। लेकिन अशोक गहलोत का ही भाषण नहीं हुआ, उनसे जूनियर हिमाचल के भाषण हो गया सीएम का, ठीक है, छत्तीसगढ़ के सीएम का हो सकता है वो होस्ट थे। तो कांग्रेस अभी स्ट्रैटेजी वीक है उनकी। कांग्रेस एक साथ बैठ के स्ट्रैटेजाइज नहीं कर रही कि उनको अपने ही लोगों को यूज कैसे करना है। राहुल गांधी वैसे तो मुख्य प्रवक्ता होते हैं, मेरा एक सांसद है लेकिन मुख्य प्रवक्ता होते हैं, उनकी स्पीच का इंतजार होता है। लेकिन वही राहुल गांधी नागालैंड सिर्फ जाके आ जाते हैं, राहुल गांधी गुजरात नहीं जाते, फिर कहते हैं हम सत्ता में नहीं रहेंगे, फिर कहते हैं हम सत्ता का रास्ता, जैसा आप कल की डिबेट में ही मैं विजेंद्र आपको सुन रही थी। तो कांग्रेस को इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है कि अब नहीं तो कब। अभी मेरे को कांग्रेस के एक नेता ने कहा कि चाहे हमारे परिणाम हमारे सोच के नजरिए से विपरीत आए हैं, लेकिन जो मुद्दे हमने उठाए वो सही थे और वो आज भी स्टैंड कर रहे हैं। अगर वो सही हैं और सही होंगे भी, तो जनता उनको बाय क्यों नहीं कर रही? इसलिए नहीं कर रही क्योंकि आप वहां जाते ही नहीं है, आप वहां पहुंचते ही नहीं है। और क्योंकि अब कांग्रेस के नेताओं को हम सुनते हैं तो ऐसा लगता है मानो किसी सामाजिक कार्यकर्ता को सुन रहे हैं, जो कहता है कि ना हमें वोट ना चाहिए, हम तो समाज के लिए काम कर रहे हैं। तो ठीक है, जनता वोट भी नहीं देती, कह रही है ठीक है आप समाज के लिए काम कीजिए, जो वोट मांगने आ रहा है उसको वोट दे देंगे। 1963 में नागालैंड बना था और इंतजार हो रहा था कि कम से कम एक महिला विधायक तो दिखे। इस बार अच्छा ये हुआ कि कम से कम वहां खाता खुला है, ये भी एक पॉजिटिव न्यूज जो सबके बीच में है। बिल्कुल, और ये आपने इस बात को भी उठाया, लेकिन आपको सही बताएं, नॉर्थ ईस्ट का इलाका, बंगाल के बाद से उस पूरे वहां का इलाका महिलाओं को लेकर, वहां पर आपको भले ही एजुकेशन से लेकर उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, लेकिन खिलाड़ी और महिला, ये दो लोगों का वहां पर स्ट्रेंथ आपको देखने को मिलेगी। आज भी चाहे बंगाल ले लो या फिर आप नॉर्थ ईस्ट, वहां पर महिलाएं ही घर चलाती हैं। मुख्य जो पूरा जो उनका कंट्रोल है वो महिलाओं का है, लेकिन आपको महिलाएं विधायक नहीं मिलेंगी, महिलाओं की भागीदारी नहीं मिलेगी। और ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो बीजेपी ने एनकैश किया है, एक अपना मैंडेट सेट करके, एक अपना नैरेटिव सेट करके कि देश में नरेंद्र मोदी सरकार किस तरीके से महिलाओं के उत्थान का काम कर रही है। लेकिन ऐसे में अभी अगर हम कांग्रेस की बात देखिए, भारतीय जनता पार्टी भी त्रिपुरा और जिस तरीके से नागालैंड के नतीजे आए हैं, मेघालय में भी, और भारतीय जनता पार्टी को यह भी पता है कि 2 सीटों के साथ भी सरकार में कैसे रहा जाता है। उनको यह भी पता है कि जिसके साथ आप सरकार में ज्यादा नंबर के साथ हो उसको आउट भी कैसे किया जाता है। तो राजनीति तो आपको राजनीति के हिसाब से करनी होगी। आपको बता दें, विप्लव देव को त्रिपुरा में सरकार आने के बाद, लेफ्ट का 25 साल का गढ़ ढहाने के बाद विप्लव देव आए, और विप्लव देव के जाने की वजह से एक नुकसान जरूर हुआ कि त्रिपुरा के जो वो आदिवासी हैं वो त्रिपुरा की तरफ चले गए। नहीं तो अगर आज विप्लव देव होते तो आदिवासी कनेक्ट रहता। लेकिन उसका फायदा क्या हुआ, जो एंटी इनकम्बेंसी देखने को मिली वो खत्म हुई जब दूसरे मुख्यमंत्री आए। अब उन मुख्यमंत्री के आप घर देखेंगे
तो आपको लगेगा कि वो मुख्यमंत्री निवास पे कभी नहीं रहे, वो अपने उस घर पे रहे जो क्लिनिक है, जहाँ पे अगर आप बाहर देखेंगे बोर्ड तो वहाँ पे सर्जन लिखा है, डेंटिस्ट लिखा है, वहाँ पे अभी भी लोग अगर उनको कुछ दिखाना है तो आ जाते हैं। और मुख्यमंत्री चुनाव प्रचार के दौरान भी एक बच्चे का ऑपरेशन करते नजर आए। तो अब इसको आप उनकी सादगी कह लें या इसको आप बीजेपी की स्ट्रैटेजी समझ लें कि आपको कब किस समय कौन सा पासा खेलना है, और फिर आपको चुनाव के एंड में प्रो इनकम्बेंसी दिख रही है। बिल्कुल अदिति, और क्योंकि आप इसका जिक्र कर रहे हैं सादगी का, तो ये सच है कि त्रिपुरा में इस वक्त 2 से 3 सीटों की कमी दिखाई दे रही है 2018 के मुकाबले। लेकिन यह भी तो सच है कि 9 से 10% वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है और बीजेपी के लिए एक माइलस्टोन है। जरा सोचिए, एक राज्य में 53% वोट हासिल कर ले, इसका मतलब यह है कि 23 नहीं, वो 28 के लिए भी तैयार है। वो 28 के लिए तैयार है। और मैं विजेंद्र यहां पर जरूर कहना चाहूंगी 2 बातें। पहला, जिस तरीके से इस चुनाव में आप जो इंडिपेंडेंस के आंकड़े हैं 17, 22, ये भी बहुत कुछ कहते हैं कि गठबंधन भी नहीं स्वीकार करना चाहती जनता। ये इंडिपेंडेंस के आंकड़े बहुत ज्यादा कुछ कहते हैं राजनीति को लेकर। दूसरी बड़ी बात है कि जहां पर वोटिंग परसेंटेज बढ़ा, कैसे संगठन, शून्य में संगठन था। मैं कई ऐसे कुछ एग्जाम्पल जरूर यहां कहना चाहती हूं जिससे ये समझ में आए कि मेहनत क्या होती है। कि असम की बात करें, अगर असम में आज जरूर असम के मुख्यमंत्री को स्ट्रैटेजिस्ट कहा जा रहा है, बाकी के जो 7 सिस्टर्स में जो बाकी के इलाके हैं उन पर भी उनका स्ट्रैटेजिक मूव पूछा जाता है। लेकिन यही असम था जब अमित शाह पहुंचे असम और एक बैठक करनी थी, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, वो पहुंचे एयरपोर्ट पे, उन्होंने ये कहा कि 6 लोग उनको रिसीव करने आए और एयरपोर्ट पे उन्होंने ये कहा कि बाकी के सभी लोगों को बुला लीजिए, बैठक कर लेते हैं। तो वहां के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सर यही है संगठन, इतने ही लोग हैं, यही आए, यही है सब कुछ, जो कुछ भी भाजपा के पास है वो ये है। तो अमित शाह ने साझा किया खुद का ये एक्सपीरियंस कि मुझे ये महसूस हुआ कि क्या काम करना जरूरी है, और फिर संगठन भी बना और सरकार भी बनी। ठीक उसी तरह लक्षद्वीप में जब ये सोचा गया कि हाँ मुस्लिम बाहुल इलाका है, और जब ये उनका मेंबरशिप ड्राइव चल रही थी, उस समय पेड़ के नीचे बैठकर लोगों को ये कन्विंस करना मुस्लिम आबादी को कि क्यों जरूरी है भाजपा के साथ आपको आना, भाजपा में के मेंबर बनना। वैसे ही इस चुनाव में भी आपको देखने को मिला कि जहां पर क्रिश्चियन वोट बैंक ज्यादा था, क्रिश्चियन बाहुल ज्यादा था, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी जिस वोट बैंक की आप बात कर रहे हैं वो बड़ा है। यानी कि जाति और रिलीजन से ऊपर उठकर अब लोग भाजपा को एक्सेप्ट कर रहे हैं, और इसकी वजह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, क्योंकि उनकी अब राजनीति, बॉडी लैंग्वेज, बयानबाजी में भले ही हम एक से एक बात तो आप हटा दीजिए, जैसे अभी सफिया जुबैर हो या फिर अमीन खान ने तमाम हिंदुत्व की बात पूरी जगह होती है, कर्नाटक में हिंदुत्व पे पूरा चुनाव लड़ा जा रहा है, लेकिन उसके इतर प्रधानमंत्री मोदी की जो छवि बनती जा रही है, वो कहते हैं मार्जिनलाइज जाति के साथ हमको आना है। और अभी आपने तस्वीरों में देखा कि वो मुस्लिम कई लोगों से भी मुलाकात की थी, यानी जाति रिलीजन से ऊपर उठ के क्रिश्चियन बाहुल इलाके में भी उनको भाजपा को वोट मिल रहा है। तो ये थॉट प्रोसेस का काम है और इसको काटने का काम भाजपा का है। अब देखिए कांग्रेस का है। अब देखिए कांग्रेस